नमस्कार। हस्तक्षेप.com के जनगण के मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आज जनगण के मन की बात का ये पहला एपिसोड है और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हरप्रीत सिंह ढींगरा जी और रतनगढ़ राजस्थान से हमारे साथ महेश चंद्र पुरोहित और स्वामी आत्मविश्वास। आप दोनों का जनगण के मन की बात में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक तो हम ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि आप लोग हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बातें, मनमौजी बातें बहुत सुना करते हैं, लेकिन इन मन की बातों और मनमौजी बातों के बीच से जो जनगण है, जनगण जो अधिनायक है, उसके मन की बातें जो है वो गायब होती जा रही। तो असली जो जनगण है उसके मन की बात को फलक पर लाने के लिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और हम यह प्रयास करेंगे कि जो जनता के असली मुद्दे हैं वो इस कार्यक्रम में हम लोग उठाने की कोशिश करें। वैसे हम लोग रोज दिन भर की जो बड़ी खबरें होती हैं उन पर चर्चा करते ही रहते हैं। उसी के तरीके से आप समझ लीजिए कि ये दिन भर की बड़ी खबरों की एक चर्चा भी इस पर होगी और हम जो है वो देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर इस पे बात करने की कोशिश करें। दूसरा, हम ये स्पष्ट कर दें कि ना तो हमारा कोई एनजीओ स्पॉन्सर है, ना कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर है, ना कोई हमारा राजनीतिक दल स्पॉन्सर है, ना कोई हमारा जो है वो सेलिब्रिटी स्पॉन्सर है। हम स्वयं श्रमजीवी पत्रकार हैं और हमारे साथ जो लोग भी जुड़ते हैं वो सब श्रमजीवी लोग ही हैं, कोई भी जो है सेलिब्रिटी नहीं। तो इसकी हमारी बातों को बस ये समझिए कि जो जनता की आवाज है उसको हम जो है वो एक आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड और इस एपिसोड के शुरुआत में जो आज की कुछ एक बड़ी चीजें हैं उन पर हम लोग जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे आज जो एक बड़ी खबर जिसे कह सकते हैं और जो शायद मुख्य धारा की मीडिया से मुझे लगता है कि अनुपस्थित है, और ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि लंबित मामलों पर मीडिया की टिप्पणी न्यायाधीशों की सोच मामले के परिणामों को प्रभावित करने का एक प्रयास है जो अदालत की अवमानना के बराबर है। हालांकि ये टिप्पणी उन्होंने प्रशांत भूषण जो है उनके खिलाफ जो अवमानना का मुकदमा चल रहा है उसके दौरान की, लेकिन ये टिप्पणी जो है चूंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से आई है तो समझा जा सकता है कि ये चिंता जो है अटॉर्नी जनरल को भी अगर हो रही है कि न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास जो है वो मीडिया कर रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और हम लोग लगातार इस बात को देखते रहे कि किस तरीके से पिछले 3 महीने तक जो है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया ने जांच एजेंसियों को और अदालत को सबको प्रभावित करने की कोशिश की मीडिया ट्रायल चला करके, तो वो भी एक चिंता का जो है वो विषय है। और उधर कई मीडिया वो बॉलीवुड के जो बड़े हाउसेज हैं वो भी अदालत पहुंचे कि कुछ मीडिया घरानों को लेकर के कि वो जो है वो छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। तो मीडिया की स्वतंत्रता अपनी जगह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मीडिया की स्वतंत्रता है और मीडिया की स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया के अंदर भी पत्रकारों की स्वतंत्रता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। मीडिया के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत गड़बड़ हैं, तो वो चीजें सतह पर आनी चाहिए। आखिर इस मीडिया का एजेंडा कौन तय कर रहा है? तो मुझे लगता है कि आज पहले इस पर चर्चा की जाए, संक्षिप्त चर्चा, उसके बाद फिर आगे हम लोग अगले मुद्दे पर चलते हैं। तो ढींगरा जी आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो टिप्पणी है वेणुगोपाल जी की, ये क्या दर्शाती है?
दींगा जी से संपर्क कट गया है, फिर शुरू होते हैं। स्वामी जी आपसे शुरू करते हैं। जी, ये सब ये ये दर्शाती है। हाँ जी, आगे होगी शायद। चलिए अभी समय लगेगा आगे उन्हें। जी आगे जी आगे आगे हाँ। जी, तो दींगा ये जी तो आपसे शुरुआत करते हैं। स्वामी जी से ही कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क में इशू है, तो कहीं कट ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्वामी जी आपसे शुरू करते हैं फिर। क्या क्या कौन सी टिप्पणी सर वेणुगोपाल, वो ये जो ये कि मीडिया का एजेंडा कौन तय करता है, यही ना? हाँ हाँ, यही यही मतलब मीडिया का एजेंडा कौन तय करता है, और मीडिया किस तरीके से जो है वो अदालतों और जांच एजेंसी सबको जो है वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब मीडिया का एजेंडा कौन तय करता है, ये तो जग जाहिर बात है। इस देश का हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मीडिया का एजेंडा कौन तय करता है। और कम से कम ये तो तय बात है कि 2014 के बाद से तो ये पता ही चल गया कि एजेंडा कौन तय करता है, और एजेंडा तय होता है ये 2014 के बाद पता चल चुका है। इसमें कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है, ये साफ जाहिर है। एक बात। दूसरी बात कि अब आप इसलिए समझेंगे, मैं मेरी बात को इसलिए तवज्जो देता हूं कि मीडिया जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, सभी चैनलों में एक ही एजेंडा चलाया जाता है। जैसे 2 दिन 3 दिन एक ही एजेंडा चलेगा, तो सभी चैनलों को क्या सपना आया क्या हमको ये एजेंडा चलाना है, और फिर वो एक ही तरफ बात को मोड़ने की कोशिश करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं, या किसी विपक्षी व्यक्ति को, किसी को भी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको मौका कम दिया जाता है, उसकी बात को काटने की कोशिश की जाती है। तो ये तो एजेंडा तय हो रहा है, ये तो निश्चित बात है। कौन तय करता है इसको बोलने की जरूरत है, सबको पता है। एक बात। और अदालतों को प्रभावित करने वाली बात दूसरी आपने पूछी, तो ये तय बात है, जब कोई जज रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा में पहुंच जाए, तो अदालतों को प्रभावित कैसे किया जाता है, सीबीआई को प्रभावित कैसे किया जाता है, ईडी को प्रभावित कैसे किया जाता है, चुनाव आयोग को प्रभावित कैसे किया जाता है, ये मुद्दे तो, ये सारे मुद्दे नंगे हो चुके हैं अमलेंदु जी, ये सबको पता है। इसलिए ये तो इस देश में जो हो रहा है वो हो ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये सरकार तानाशाह की प्रवृत्ति अपनाती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये बात। मैं इसके बारे में एक ही बात कहूंगा, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जो देखिए, वो कहते हैं कि मीडिया प्रभावित मीडिया कौन चला रहा है, मीडिया में मुद्दा कौन देगा। मीडिया में जो मुद्दा जाता है वो सरकार की तरफ से जाता है कि आज ये डिस्कशन होगी या आप इस मुद्दे के ऊपर रखेंगे। तो ये तो ठीक है, वेणुगोपालन ने तो कहा है, वो एक सेंसिटिव पर्सन है, वो उन्होंने दूसरी तरफ से भी बोला होगा, अपने दिमाग से भी बोला होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार का पक्ष तो रखा होगा, पर उन्होंने अपनी जो वो महसूस कर रहे हैं उस अपने दर्द को भी रखा है उन्होंने शायद। ये उनका पर्सनल ओपिनियन भी मैं कह सकता हूँ कि पर्सनल ओपिनियन ही है एक किस्म से। वो सरकार के तो हैं ही है नुमाइंदगे, पर वो अपना पर्सनल ओपिनियन वो दे गए हैं। वो जो कि देखिए, ये स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कौन राज्यसभा में पहुंच रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सबको पता है कि कौन किसको क्या मैनिपुलेट कर रहा है। इसको कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पिछले कुछ और जजमेंट भी देखें और जजेस का भी देखें, तो ये कहना हम लोग कहें और हम लोग क्या कहें और क्या नहीं कहें, कह ही नहीं सकते हैं हम। ये तो लोग समझते हैं, जो समझदार हैं वो समझ गए। बस इतना ही कि इशारा ही काफी है इस मुद्दे के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा भी है एक तरह से कहा जाए, और इस जो मौजूदा सरकार है उसकी जो छिछोरी हरकतें जिन्हें कहा जा सकता है, उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है ये मुद्दा। और मुद्दा ये है कि जो अभी हाल ही में अटल सुरंग जिसका खाली सुरंग में हाथ हिलाकर हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उस अटल सुरंग से जो सोनिया गांधी की पट्टिका लगी हुई थी शिलान्यास की, वो गायब हो गई। एक तो पहली बात यह कि जब सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रेम कुमार धूमल उस समय, जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, तो वो वहां हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, जो ये इसका शिलान्यास किया गया था।
तो ये जो थी वो 2010 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, 28 जून 2010 को। और रोहतांग सुरंग परियोजना इसका नाम था, उसको अब नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया। तो धर्मशाला से कांग्रेस की विधायक हैं आशा कुमारी, उनका मीडिया में एक बयान है, वो कह रही है कि यह गंदी राजनीति है। परियोजना को तब स्वीकृत दी गई थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और AK टोनी रक्षा मंत्री थे, और इसके लिए राशि UPA सरकार ने दी थी। उस समय परियोजना की लागत 3200 करोड़ रुपए थी और आधी राशि को तत्काल जारी कर दिया गया था। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। ये इनकी मनोस्थिति है, ये मनोस्थिति ये ऐसे है, ये किसी के, ये पहली बात तो ये सरकार अभी तक पिछली सरकार के करे काम का फीता काट रही है। अभी तक इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट तो शुरू किया ही नहीं था, ना ही किया है कि जिसके लिए खुद का फीता काट सके। अब उसका नाम भी बदल दिया, अटल योजना, अटल कर दो, कुछ भी कर दो, अटल की क्या, आप गुड़ से भी रख दो, हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। अटल जोड़ो, गुड़ से रख लो, क्योंकि गुड़ से आप, या स्वर्कर रख लो, क्योंकि वो तो आपके पूजनीय है। जो लोग आपके पूजनीय है, आप उन्हीं का नाम सोच सकते हैं ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी रखिए, पर नाम बदलने से क्या होता है, ये इसका एक कोई सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद ही काम शुरू होते हैं, पैसे नक्शे बनते हैं, सर्वे होता है, नक्शा होता है, टेंडर होता है कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, तभी जाके काम शुरू होते हैं, तभी जाके शिलान्यास भी तभी किया जाता है जब पूरा उसका पैसा बंटन किया जाता है, अलॉटमेंट हो जाती है पैसे की, ये पैसा इसके लिए रख दिया गया है। और ये लोग किसको करेंगे? आप बहुत ठीक कह रहे हो, डिंगरा जी ने बहुत सही कहा है। ये जो है काम के तरीके से होता है, बात नंबर 1। और इन्होंने अब ये तो इनका बस चले तो ये इतिहास बदल दे, इतिहास पूरा बदल दे, और उसमें लगे हुए हैं ये, इनका बस चले तो। लेकिन क्या होता है, इतिहास एक ऐसी चीज है जो बदली नहीं जा सकती, इनके बस का रोग नहीं है ये। और ये तो चाहते हैं नामो निशान मिटा दे नेहरू का, ये तो गांधी को भी मजबूरी में मानते हैं, ये केवल मानना पड़ता है इनको, बाकी इनको तो गांधी जी के आगे झुकना पड़ता है। हाँ नहीं, गांधी के आगे मजबूरी होता है, मतलब इनके मुंह पे गांधी और दिल में नाथूराम। हाँ वो तो होगा ही, ये इनका है। और अभी ग्वालियर की एक जो है वो खबर अभी देख रहा था मैं, ध्यान नहीं आ रहा किस पे था, कि वहां गोडसे की प्रतिमा लगाई गई, प्रशासन ने छीन ली, तो वहां जो है हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सड़क पे थे कि गोडसे की प्रतिमा जो वापस की जाए। तो यानी जो गोडसे के अनुयायी हैं, तो भाई मानो गोडसे को, हम भी मना कर रहे हैं क्या? आप जिसको मानते हैं उसको मानिए भाई। गोडसे अगर आपका पूजनीय है तो मानिए, क्यों गांधी का नाटक करते हैं? हमने तो नहीं कहा गांधी का नाटक के लिए। जो गांधी वो मानता है उसको मानने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उसको मान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गोडसे को मानते हैं, मानिए गोडसे को। जो गांधी वो मानते हैं, नहीं अमलेंदु जी, जहां ये गोडसे की बात करते हैं, गोडसे को अगर मानते हैं तो फिर और भी कई टेररिस्ट हुए, लोगों को उनको भी मानने दीजिए ना। सबके लिए फिर सबके लिए छूट होनी चाहिए ना। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल, जो मुस्लिम टेररिस्ट है वो भी अपना मजार बनवाए, जो मर्जी करे, कश्मीर में जो मर्जी करते रहे। फिर वो जो देश का पहला टेररिस्ट था, बिल्कुल पहला टेररिस्ट था, देश का पहला टेररिस्ट। कैसे मान सकते हो? मुझे ये बताइए अमलेंदु जी, पाकिस्तान को हम कैसे मान सकते हैं? पाकिस्तान भारत का युद्ध छिड़ जाए, हम पाकिस्तान की बढ़ाई करें और पाकिस्तान से वो प्रेम जताएं, हम कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। वैसे ही राष्ट्रपिता के हत्यारे को हम कैसे मानने दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, फिर भी चलो वो अपना चुपचाप माने आते हैं, बंद कमरे में माने, हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन महात्मा गांधी के मामले में बीच में क्यों फंसते हैं? वो बीच में अपनी तो देते हैं वो किसी को, ये चक्कर है। तो इस देश को चलने देना है कि नहीं देना है? इस तरह से ये करते हैं। ये तो अब कुछ भी हो, खाली सुर्ग में हाथ हिलाना। ट्रंप साहब भी तो ऐसे ही करते हैं, ट्रंप और ये दोनों साथ में ही तो आए थे, दोस्त।
कहते हैं मीडिया मेरा सपोर्ट नहीं करता, मीडिया मेरा सपोर्ट नहीं करता, ऐसे कहते हैं। वो भी मीडिया के पीछे। तो ये सब तो है। ये देखो, नेम प्लेट हटा दो, कुछ भी हटा दो, इतिहास इतिहास है, मिटाया नहीं जा सकता। जो तथ्य है वो तथ्य है, जो सत्य है वो सत्य है। जब नींव पत्थर रखा गया तो वो नींव पत्थर उसी दिन का ही रखा जाएगा। आप जो मर्जी बदलते रहे। हाँ, बदलते रहिए। और आपने जब ट्रंप की बात करी तो आपको बता दें कि अभी जो अमेरिका में मत सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट आई है, और वो मत की रिपोर्ट जो ये बता रही है कि जो राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्यों में बड़ी बढ़त मिली, जबकि 2016 के चुनाव में ट्रंप ने इन दोनों राज्यों में जीत हासिल की। यानी जहां ट्रंप साहब जीते थे वहां भी जो है वो ट्रंप साहब हार रहे हैं, और जो बाइडेन जो है वो वहां जीत रहे हैं। और मोदी जी के मित्र जो हैं, जिनके लिए गए थे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा करके वहां आए थे और यहाँ नमस्ते ट्रंप करके पूरे देश को कोरोना की सौगात भेंट की थी, वो ट्रंप साहब जो है वहां पिछड़ रहे हैं। आज की स्थिति तो यह है, आगे क्या होता है। हिंदू जी भारतीय जो है ना, भारतीय ने भी कहा है ट्रंप का साथ नहीं देंगे हम, ये भी कहा। ये अब क्या होता है, जब देखिए वहां का माहौल ये है, इस समय तो ट्रंप के खिलाफ हवा चल रही है बहुत ही जबरदस्त। मतलब मेरे को ये भी लगता है कि आज तक का इतिहास ही ना बन जाए कि ट्रंप जो है सब ऐसा प्रेसिडेंट बनेंगे कि सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले प्रेसिडेंट, परसेंटेज के हिसाब से। हार जीत तो वहां चलती रही है कि कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेटिक, कि मतलब ये ना हो जाए कि इस बार वो पूरा का पूरा श्रेय लेके जाए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में हारे हैं। और सबसे ज्यादा खिल्ली किसकी उठेगी? मोदी जी की। बिल्कुल। जब रिजल्ट आएंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने वो एक वो कल परसों खबर आ रही थी कल की, एक आदमी ने मंदिर बना, मूर्ति बना दी, उसकी पूजा कर रहा था, वो खुद मर गया। हाँ, कोरोना से। ट्रंप मेरा भगवान, ऐसे ऐसे बेवकूफ इंडियन तो है ही है। ट्रंप मेरा भगवान मतलब बोलता है वो। मतलब ऐसे जिस देश में ऐसा दिमाग हो, आप समझ सकते हैं कि वो देश कहाँ जा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब लोगों के ऊपर भी तो है ना कि आपकी सोच क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देश को पतन के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, जनता जिम्मेवार है, ये पॉलिटिशियन जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिशियन तो अपना काम करता है, उससे राजनीति करनी है, वो कर रहा है। हाँ, देश के पतन के लिए हम जनता ही जिम्मेवार हैं। जनगण ही जिम्मेवार है, जनगण ही जिम्मेदार है, जनगण ही जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने मन की बात जो है वो सही तरीके से कहता ही नहीं है, और चुनाव के समय जो है वो वोट जो है वो अपने मन की बात पे नहीं करता है। वो मन की बात पे नहीं करता, वो पड़ोसी के बात के मन की बात पे वोट देता है। हाँ, करता है, और इसीलिए जो है फिर उसके बाद 5 साल तक जो है वो मन की बातें झेलता है। तो ये जो है आज की हमारी जो है कार्यक्रम की पंचलाइन जो है वो भी ठीक बच रही है कि जंगल के मन की बात जो है वो इस तरीके से। इसलिए हम जो है हम प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं करके जनगण की मन की बात कर रहे हैं। हाँ, जंगल के मन की बात हम इसीलिए कर रहे हैं, जंगल के मन की बात। दूसरा एक मुद्दा आज जो चल रहा है वो आज के बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि वो कल का है, उत्तर प्रदेश का जो मसला था, जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई हाथरस कांड को लेकर के, और जो बेंच थी उसने बड़े कठिन सवाल जो थे वो अधिकारियों से किए, और सुनने में ये आया है कि जिन अधिकारी महोदय जो थे वो लगातार ट्वीट कर रहे थे उस केस को लेकर के, उन्होंने शायद अपने ट्वीट भी जो है वो कल डिलीट कर दिए पुराने। ये सुनने में आया है, भी हम लोगों ने चेक नहीं किया है कि सही है गलत। हो सकता है कर दिए, हो सकता ना भी की हो, हाइड कर दिए, जो भी कुछ हो। लेकिन अदालत ने बहुत तगड़े सवाल किए, और उसने अदालत ने जो सवाल किए हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से शासन चल रहा है उसकी तरफ जो इशारा करता है। और आज भी 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना में जो है वो 3 बच्चियों के ऊपर जो है वो एसिड फेंक दिया गया,
गोंडा में ये खबर आई है। और एक महिला ने विधानसभा के सामने भाजपा का दफ्तर है उसके बाहर जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया, आत्मदाह करने का प्रयास किया, ये खबर भी आ रही है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहली टिप्पणी कर चुका है एक बार कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में कर चुका है। तो ये सिर्फ मतलब ये इसको उत्तर प्रदेश का मसला जो कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का मसला ना समझा जाए, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उनकी जो स्थिति है ये उसको प्रकट करती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है, जैसे बार मॉडल कहा जा रहा है, जिस तरीके से एक समय में गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, वो गुजरात मॉडल अब जो है वो नया इस तरीके से उत्तर प्रदेश मॉडल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश मॉडल अब जो तैयार हो रहा है ये एक गंभीर चिंता का विषय है, जहां दलितों पे और स्त्रियों पर जुल्म जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जो खुद सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भाजपा की सरकारें जब से आई हैं तब से दलितों महिलाओं पर जुल्म बढ़े हैं। ये एक गंभीर मसला है। और हाथरस पे जिस तरीके से चीजें हुई वो हम लोगों ने सबने देखा। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अमलेंदु जी, हम इतने टाइम से डिस्कशन कर रहे थे, हमारा एक ही क्वेश्चन था, एक ही वो था कि लड़की को सुबह क्यों जलाया गया, जब वो उसकी डेथ हो गई तो अंधेरे में क्यों जलाया गया, चोरी छिपे क्यों जलाया गया। यही हम यही कह रहे थे ना। ठीक है, उसकी मृत्यु हुई, ठीक है कि वो नहीं सहा सकी, अब उसका शरीर नहीं सह सका, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसकी आत्मा को शांति मिले। पर उसकी आत्मा को शांति कहां से मिलेगी जब उसको रात को ही जलाया गया। मतलब, और ऊपर से प्रशासन हंस रहा है, प्रशासन तरह तरह का एक्सक्यूज बना रहा था। और जो कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर ये किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आप में हिम्मत थी ऐसा करने की, या आपको पता है रेप की परिभाषा क्या होती है। एडीजी को पूछा है कि आपको पता ही नहीं है कि परिभाषा क्या होती है। इससे शर्मनाक अधिकारियों के लिए बात क्या हो सकती है कि अधिकारियों के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन किया गया है। इससे शर्म ये अधिकारियों को नहीं, सरकार को, क्योंकि अधिकारी जो कर रहे हैं अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो उनका सरकार का अध्यादेश को मान देते, जो उन्होंने बोला, जो उनको फोन आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। अब आप देखिए कहाँ इन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल साजिश, ये साजिश, वो साजिश, लोग 4 पकड़ लिए। ठीक है जी, कोई सबूत नहीं है। हाँ, ईडी को दे दो, फलां को दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, हैं। और जब वहां कोर्ट में तो सब भीगी बिल्ली बन गए, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास कि क्या बोले। उनको मालूम था अगर हमने ये क्वेश्चन अभी कर दिया तो अभी हमें फटकार लग जाएगी। बहरहाल मैं एक ही बात कहूंगा कि हाँ, कानून ने अपना काम यहाँ कुछ किया है, कानून ने अपना काम किया है जिससे उम्मीद जगती है कि इंसाफ होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी स्वामी जी से। सर देखिए आप ये देखिए, हिंदुत्व की दुहाई देने वाले कम से कम किसी की परंपराओं को निभाने का मौका नहीं देते। किसी को बात तो क्रियाक्रम अच्छी तरह से करने दो, इतना ही नहीं कर सकते। इतना क्या गरीब हुआ कि उसको यही नसीब में नहीं हुआ, फिर वो किस बात का प्रशासन। और ये नहीं किस बात का, और फिर वो बच्ची भी हिंदू थी। हाँ, वही वो तो बच्ची भी वो हिंदू थी। तो ये इनका हिंदुत्व जो है, वो ताकतवर लोगों के लिए ही है, बस उनके लिए ये केवल। और राजनीति के लिए ऐसी ताकतवर लोग क्या राजनीति करने के लिए केवल मात्र। राजनीति, सिर्फ राजनीति। अन्यथा तो उद्धव ठाकरे ने आज राज्यपाल को चिट्ठी लिख के वापिस जवाब दे दिया है, क्योंकि राज्यपाल ने लिखा था कि जो है आप सेक्युलर हो गए, कब से हो गए, और आपका हिंदुत्व कहां गया। तो उद्धव ठाकरे, राज्यपाल की भाषा है, बताइए, राज्यपाल की भाषा है। ऐसे राज्यपाल को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए।
ऐसे राज्यपाल को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए संविधान के खिलाफ। मुझे लगता है कि इस राज्यपाल के इस वक्तव्य को लेकर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यह राज्यपाल की भाषा नहीं हो सकती है। राज्यपाल ने संविधान के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा राज्यपाल निश्चित तौर पर देशद्रोही है जो ये कहे कि आप सेकुलर हो गए। सेकुलरिज्म जो है इस देश के संविधान की आत्मा है। अगर कोई राज्यपाल ये कहता है कि सेकुलरिज्म पे अगर सवाल उठाता है तो वो निश्चित तौर पर राज्यपाल जो है वो देशद्रोही है, निश्चित तौर पर देशद्रोही। इस बात को जो है हम लोगों को जो है करना चाहिए। हमने ट्वीट किया था कि राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पर टीवी डिबेट के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक काम करेगा क्या? नहीं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक काम करेगा क्या? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ बैठा। संविधान के ऊपर जब कदम उठाई जाती है वो सेकुलरिज्म की कदम उठाई जाती है। मैं सेकुलर रहूंगा, मैं बिना किसी उसके भेदभाव के काम करूंगा। अगर वही अपनी कसम को ही अगेंस्ट चल रहा है तो वो संवैधानिक पद कहां से रह गया? फिर वो उसने तो वहीं पे तोड़ दिया अपना। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हिंदुत्व मुझे मत सिखाएं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका। तो वही बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हाथरस में लागू होती है कि जो ये हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात करते हैं, राज्यपाल तक करते हैं, बताओ। और वहां पर जो है उसको रातों रात जला दिया गया। ये अच्छा, वो भी पेट्रोल डाल करके। और इस तरह से जो इन्होंने किया, फिर कई दिन तक एसआईटी की जांच क्यों, जब सीबीआई को जांच देने की बात हो गई तो इस तरह से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता। अब ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो सीबीआई ने एफआईआर जो लॉन्च कर ली है, सीबीआई ने भी पहले वो जो अपनी साइट पे डाली थी वहां से हटा दी गई है। ये भी देखिए, अब सीबीआई भी डरी है। सीबीआई भी किसके अधीन काम कर रही है, ये उसके ऊपर भी अब आरोप लग सकते हैं, लगने चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए कि आपने कैसे एफआईआर की जो ऑनलाइन था उसको कैसे हटाया गया। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है 14 महीने के बाद जम्मू कश्मीर। चलिए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, ये वो लोग सब समझ रहे इस चीज को। वो चाहे कोई भी हो, महबूबा मुफ्ती तो सहयोगी ही थी। सरकार चलाई है सहयोगी बन के, जबकि वो दूसरों के साथ मिलकर भी चला सकती थी, पर सबसे ज्यादा सजा उन्होंने ही भुगती है। सबसे ज्यादा उन्होंने भुगती है। जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता होती है राज प्राप्त करने की तो किसी से भी मिल जाते हैं, किसी से भी मिल जाते हैं। और जब दूसरे मिलते हैं आपस में तो कहते हैं इनका विपरीत विचारधारा है, कैसे मिलेंगे? इनकी दोगली बातें हैं सर। और केवल इनको सत्ता चाहिए। और आपने जैसे कहा कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उधर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग और कई बाबा अंदर बैठे हैं, इस तरह के लोग जो है होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसलिए हम तो आशा करते हैं इस देश में शांति बनी रहे। निश्चित तौर पर शांति बनी रहे देश में, और देश में शांति जो है वही पहली प्राथमिकता हमारी भी होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए और विपक्ष की भी होनी चाहिए और आम जन की भी होनी चाहिए कि देश में शांति जो है वो एक अमलेंदु जी, एक और मुद्दा मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लोगों ने कल से जो तानिष्क के लिए लोग मरे जा रहे थे कि, और तानिष्क ने वो ऐड को वापस ले लिया है, तो सबसे ज्यादा इसका मतलब तानिष्क वालों की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। अगर आप उस ऐड को वापस ले रहे हैं, दबाव में ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो आप हम लोग अब हम कहेंगे कि हाँ आपका ब्रांड ही क्या, अगर आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आपके साथ हम कैसे खड़े हों? जो लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे, हम सपोर्ट में कैसे खड़े हों? तो आप लोगों ने, जो लोग सपोर्ट में खड़े थे आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। और सर मीडिया 34 मीडिया कर्मियों ने जो मुकदमा किया है,
इस पर चैनल पर रिपब्लिक टीवी पर कि हाँ, हमें फिल्मी दुनिया को बदनाम किया गया, ये भी तो बड़ा मुद्दा है। और हाँ, एक और बात बता दूं, एक और बात, पार्ले कंपनी ने अपना विज्ञापन अर्णव गोस्वामी को देना बंद कर दिया है और ये कहा है जब तक ये चैनल जहर फैलाएंगे, कोई भी चैनल जब तक जहर फैलाएगा हम विज्ञापन नहीं देंगे। मुझे सबसे लगता है ज्यादा कि तो ऐसा जी वाले फैलाते हैं, जी वाले नहीं, हैं नहीं, और भी लोग हैं, इस तरह जहर से तो वो फैला रहे हैं। देखिए पंडित इस जी, तरह से जहर लोग ये सिलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं, जो चाहे वो सिलेक्टिव आउटरीच इन्होंने भी करा है, क्या बोलते हैं, मुंबई वालों ने भी करा है, फिल्म इंडस्ट्री ने भी करा है, सिलेक्टिव आउटरीच है। हिंदी चैनल्स की भाषा इनसे भी गलत थी, हिंदी इंग्लिश वालों से भी गलत थी, उन्होंने उन हिंदी चैनल्स को नोटिस नहीं दिया। और नोटिस भी कब दिया, कब गए जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई तब गए। हाँ, तब ये निकल के आए, तब गए। पहले क्यों नहीं खड़े हुए वो? उससे पहले और हीरोइन जबकि ईडी में जा रही थी या जो एनसीबी में जा रही थी, दीपिका पादुकोण गई है, रुकुलप्रीत कौर गई है, तो क्यों नहीं उस समय ये खड़े हुए उनके साथ? एक स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं है ऐसे, हम आपके साथ खड़े हैं। जब वो वापस आ गई तब ये सिलेक्टिव अगर उसी में, हाँ सिलेक्टिव है, अगर उसी समय तो तैयार होके खड़े हुए होते तो ये आज स्थिति बनती भी नहीं, तो बनती भी नहीं। आज तो ये मंदिर खोलो में लगे हुए सारे चैनल और सब। अब मंदिर फिर कहेंगे कोरोना हो गया, ऐसे करेंगे। मतलब जब उद्धव ठाकरे ने बात कही है, जिस तरह रातों रात पूरा लॉकडाउन किया गया था, उसी तरह रातों रात मंदिर नहीं खोले जा, पूरा खोला नहीं जा सकता, तरीके से खोला जाएगा। अभी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा पीड़ित रहा है, हमें सोचना पड़ेगा हम किस तरीके को हम विचार कर रहे हैं, किस तरीके से खोलना है। हम विरोध में नहीं है इसके, हम विचार कर रहे हैं, इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्यपाल ने इस तरह की बातें क्यों की, हिंदुत्व की और धर्मनिरपेक्षता की, ये विरोध है। नहीं, और मंदिरों का हिंदुत्व से क्या लेना देना है? पहली बात तो हिंदुत्व जो है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व जो है वो आरएसएस की विचारधारा है, हिंदू धर्म की विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज है, जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है, उनके खिलाफ है हिंदुत्व। और सावरकर का दिया हुआ शब्द ये हिंदुत्व, जो सावरकर स्वयं जो थे वो नास्तिक थे, सावरकर स्वयं नास्तिक थे, जिनका दिया हुआ जो हिंदुत्व शब्द है, तो इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो गफलत फैलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुत्व का जो है वो हिंदू धर्म का उससे कोई लेना देना है, दर्शकों को साफ समझना चाहिए कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं, पहली चीज। दूसरा, कन्हैया त्रिपाठी जी है, हम लोगों के कार्यक्रमों में हम हमेशा जुड़े रहते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी जी के वो ओएसडी रहे हैं। उनका एक कमेंट आया है अभी कि भाई अमलेंदु उपाध्याय जी, धींगा साहब और स्वामी जी नमस्कार, बॉलीवुड का गैंगवार होना भी देश के लिए खतरा है। राज्य को नए तरीके से कुछ प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता बढ़ने वाली। ये बॉलीवुड का गैंगवार जो है, ये निश्चित तौर पर जो हम लोग बात कर रहे थे, सिलेक्टिव चीज जो है, तो ये कन्हैया त्रिपाठी जी भी जो है इसी बात को कह रहे हैं। तो कन्हैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कमेंट किया और ध्यान से हम लोगों की बातचीत को सुनी। तो मुझे लगता है कि 35 मिनट होने को आ गया है हम लोगों को, और जो लगभग कुछ बड़े मुद्दे हो सकते थे जनगण के मन की बात के, वो हम लोगों ने लगभग बात कर ली है उनपे। तो आज के इस कार्यक्रम को अब मुझे लगता है कि यहाँ पे विराम दिया जाए, और कल या परसों में फिर किसी नए मुद्दे और जनगण के मन की नई बात के साथ जो है हम लोग जुड़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। और आपके और कोई सुझाव हो तो हमको आप बताइए भी, ताकि हम उन मुद्दों पर भी जो है वो चर्चा करें। और खासतौर से हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि देश का संविधान और देश के संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और लोकतंत्र जो है वो सर्वोपरि है, और देश के संविधान से ऊपर ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, और ना किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस संविधान की देन है,
चूंकि संविधान सर्वोपरि है, तो इसलिए हम जो भी काम करें वो संविधान की मर्यादाओं के अंदर रह करके और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके काम करें। इसी के साथ मुझे और हमारे मेहमानों को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबको।